आज के इस छोटे से लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो सबसे पहले तो प्रिज्म का एक क्लियर सा इमेज आपके माइंड में होना जरूरी है। देखो इस सॉलिड स्ट्रक्चर का ही नाम है क्या, ट्रायंगुलर प्रिज्म। देखिए इसका नाम ट्रायंगुलर प्रिज्म इसलिए है क्योंकि इसके क्रॉस सेक्शन को आप देख पा रहे हो, एक ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है ना, इसलिए इस प्रिज्म को ट्रायंगुलर प्रिज्म कहेंगे। अगर किसी प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल के जैसा हो तो ऐसे प्रिज्म को हम लोग रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहेंगे। अगर किसी प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन एक ट्रायंगल ना हो कि एक पेंटागोन के जैसा हो तो ऐसे प्रिज्म का नाम क्या होगा, एक पेंटागोनल प्रिज्म। लेकिन उन सारे प्रिज्म के बारे में नहीं, आपको अपने 12th के ऑप्टिक्स के सिलेबस में बस एक ट्रायंगुलर प्रिज्म से रिफ्रैक्शन देखना है, ठीक है। तो देखो इस ट्रायंगुलर प्रिज्म का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बोर्ड पे बना पाना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इस प्रिज्म के बस फ्रंट व्यू का, ये जो ट्रायंगल आप देख पा रहे हो इसके फ्रंट व्यू को 2D में बना के हम लोग समझते हैं इसे रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये देखो इस ट्रायंगल से ही हम लोग एक ट्रायंगुलर प्रिज्म को रिप्रेजेंट किया करेंगे। इसका हर एक साइड, इस ट्रायंगल का तीनों साइड्स इस प्रिज्म के तीनों रेक्टेंगुलर सरफेसेस को शो कर रहा होगा। इस प्रिज्म में आप देख पा रहे हो 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, ठीक है। इस प्रिज्म में 3 रेक्टेंगुलर फेसेस और 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस होते हैं। तो इस प्रिज्म के, इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स इस एक्चुअल 3 डायमेंशनल प्रिज्म के तीनों रेक्टेंगुलर फेसेस को दिखा रहा होगा। अब मान लो कि इस प्रिज्म पे एक लाइट आप इंसिडेंट कर रहे हो, सपोज इधर से आप एक टॉर्च जला रहे हो, उसके एक रे को कंसीडर करते हैं। इस टॉर्च से निकलने वाले एक लाइट रे को कंसीडर कर रहे हो जो प्रिज्म के सरफेस के इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा है ऑप्टिक्स में कि जब भी लाइट रे अपने मीडियम को चेंज कर रहा होता है उस पॉइंट पे उसका रिफ्रैक्शन होते वक्त अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा लाइट बेंड कर जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो ये प्रिज्म किसी मटेरियल से बना हो, सपोज ये ग्लास का ही प्रिज्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली 1 से ज़्यादा होगा। बाहर के मीडियम को आप एयर मान लो, इस प्रिज्म के चारों तरफ का जो मीडियम है उसे आप एयर ही कंसीडर कर लो सिंप्लिसिटी के लिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हो ऑलमोस्ट 1 के इक्वल होता है ना। तो एज कम्पेयर टू दिस रेयर मीडियम, आपका जो ग्लास का प्रिज्म है वो एक डेंसर मीडियम होगा। तो यहाँ पे जब लाइट रे रिफ्रैक्ट होगा तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे नॉर्मल बना लो, ये मान लो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का नॉर्मल है। तो जब ये लाइट रे ये प्रिज्म में इंटर कर रहा होगा, तो जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करता है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। स्नेल्स लॉ में ये बात आपने पढ़ा है। तो अगर ये मुड़ता नहीं तब तो ये इसी रास्ते पे निकल जाता, लेकिन नॉर्मल की तरफ इसे यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद मुड़ना है। दैट मीन्स ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड करते हुए इस डायरेक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है। देखो इस पॉइंट पे अगेन, इस पॉइंट पे फिर से लाइट रे अपने मीडियम को चेंज कर रहा है। इस बार ग्लास प्रिज्म को छोड़ के लाइट रे फिर से वापस एयर में आ रहा है। दैट मीन्स एक डेंसर मीडियम से लाइट रेयर मीडियम की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट पे फिर से आप नॉर्मल बना लो, सबसे पहले तो इस पॉइंट पे फिर से आप नॉर्मल बना लो। इस नॉर्मल को N1 बोल देते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट पे बने हुए नॉर्मल को हम N2 बोल रहे हैं। ये जो नॉर्मल है आपका, इस वाले नॉर्मल को हम N2 बोल रहे हैं। देखिए इस बार रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे अपने डेंसर मीडियम को चेंज करके रेयर मीडियम की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स ये नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से दूर भागेगा बेंड करके, है ना। तो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर आप इसको कर दो। दैट मीन्स कि जब प्रिज्म से बाहर निकलेगा तो नॉर्मल से दूर मुड़ के निकलेगा। दैट मीन्स ये आपका फाइनल इमर्जेंट रे आपका इस तरफ होगा। इसको हम लोग इंसिडेंट लाइट बोल देते हैं, इंसिडेंट रे बोल रहे हैं। ये लाइट जो फाइनली आपका प्रिज्म से बाहर एयर में फिर से दोबारा निकला, इसको हम लोग इमर्जेंट रे बोल रहे हैं। जिस सरफेस पे, प्रिज्म के जिस सरफेस पे आपका लाइट इंसिडेंट हो रहा है उस सरफेस को हम लोग इंसिडेंट सरफेस बोलते हैं, ठीक है। इस सरफेस को हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट सरफेस। और जिस सरफेस पे लाइट फाइनली रिफ्रैक्शन होने के बाद प्रिज्म से बाहर निकल रहा है उस सरफेस का नाम क्या होगा, इमर्जेंट सरफेस। और इस इमर्जेंट सरफेस और इंसिडेंट और इमर्जेंट सरफेसेस के बीच के जो एंगल होंगे उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, इस एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं ए से, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म एंगल, या इसी का दूसरा नाम कहीं कहीं बुक्स वगैरह में देखोगे तो रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म के नाम से भी इसे बोला करता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना। तो ये सब तो कुछ बेसिक सा टर्मिनोलॉजी था, एक प्रिज्म से रिलेटेड आप इतने सारे टर्म्स सुनोगे तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सारे टर्म्स से आपको पहले ही अवगत करा दिए। अब देखो यहाँ पे कुछ सिंपल ज्योमेट्रीज लगा के आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने वाले हैं जिसका यूज आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में आएगा। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे का एंगल है
उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देते हैं और उसका सिंबल I1 बोल दिया है ना। यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है रिफ्रैक्टेड रे का, उसको आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 बोल दो, ठीक है। लाइट जो फाइनली प्रिज्म से बाहर आ रहा है उसका जो नॉर्मल के साथ एंगल है उसे इमर्जेंट एंगल E से रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे जो सेकेंड रिफ्रैक्शन एंगल है उसको R2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सारे पॉइंट्स को आप कुछ नाम नेमिंग कर दो, इस पॉइंट को P बोल दो, इस पॉइंट को Q बोल दो, इस पॉइंट को R बोल दो, इस पॉइंट को S बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल PQR है ना। इस ट्रायंगल को जरा अलग से प्लॉट कर लेते हैं हम। इस ट्रायंगल PQR को इस फिगर से अलग प्लॉट करके यहाँ पे दिखाते हैं आपको दोबारा फिर से। ये ट्रायंगल PQR को जरा अलग से फिर से आप देखो। इस एंगल को R1 नाम दे रखे, इस एंगल को R2 बोल रखे, और इस एंगल को एंगल R ही बोल दो, ठीक है। इस एंगल को एंगल R बोल दो। तो आप जानते हो कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 का होता है। दैट मीन्स एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस R इज इक्वल टू 180। दिस इम्प्लाइज यहाँ से कर सकते हो कि R इज इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे आपको एक क्वाड्रिलेटरल भी दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल PRQS। इस क्वाड्रिलेटरल को फिर से अलग से प्लॉट कर लें हम। इस क्वाड्रिलेटरल PRQS को अलग से प्लॉट कर लें। इस क्वाड्रिलेटरल में इस एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म पहले से ही बोल रखे हो आप, इस एंगल को एंगल R पहले से ही बोल रखे हैं। ये दोनों एंगल्स के बारे में सोचो। ये जो नॉर्मल यहाँ पे डाले हो आप, उस वही लाइन है ना आपका PR। दैट मीन्स पहले तो इसका नाम दे दो आप P। तो ये PR कौन सा लाइन है? ये PR इस सरफेस पे डाला हुआ है नॉर्मल का ही लाइन है ना। दैट मीन्स ये एंगल यहाँ पे 90 का होगा, और सिमिलरली ये वाले एंगल भी यहाँ पे 90 का होगा। और आप जानते हो कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 का होता है। दैट मीन्स यहाँ पे आप एंगल A प्लस 90 प्लस R प्लस 90, एंगल A प्लस 90 प्लस R प्लस 90, इन चारों एंगल्स का सम क्या कर सकते हो? 360, है ना। ये 90 प्लस 90 180, उस 180 को आप उधर भेजोगे तो एंगल A प्लस R इज इक्वल टू 180 का हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज यहाँ से कर सकते हो कि एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस A। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो। एंगल R तो दोनों में सेम ही है ना। यहाँ पे 180 माइनस R1 प्लस R2 और यहाँ पे 180 माइनस A। तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके आप ये कर सकते हो कि R1 R2 का वैल्यू A के बराबर होगा। तो इसको यहाँ पे फिर से लिख ले रहे हैं। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेटिंग इक्वेशन 1 और 2 आप ये कर सकते हो। इन दोनों को इक्वेशंस को आप देखने से ही लग रहा होगा कि LHS दोनों का एक जैसा है, RR है। RHS में आप देख पा रहे हो कि 180 माइनस A एक में 180 माइनस R1 प्लस R2, मतलब ये R1 प्लस R2 ही A के बराबर है। दैट मीन्स R1 प्लस R2 ही एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एक प्रिज्म से रिलेटेड कि एक प्रिज्म के दोनों रिफ्रैक्टिंग एंगल का सम हमेशा एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होगा, ठीक है। इस बात को आप हमेशा याद रखोगे। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बार बार इसका जरूरत पड़ेगा। एक प्रिज्म के दोनों रिफ्रैक्टिंग एंगल का सम हमेशा एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होगा। ये सबसे पहला रिजल्ट आपका एक प्रिज्म से रिलेटेड है। अब हम लोग जरा इसका डेविएशन एंगल देखते हैं। देखो तो लाइट हमने इंसिडेंट किया था इस तरफ, बीच में एक प्रिज्म ऑब्स्टेकल के आने के कारण लाइट मुड़ के थोड़ा सा इस तरफ चला गया, है ना। तो जितने एंगल से ये बेंड किया अपने ओरिजिनल पाथ से, उस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो लाइट की इनिशियल पाथ को जरा डॉटेड लाइन के साथ आप एक्सटेंड करो, और इसका फाइनल जो इमर्जेंट है इसको डॉटेड लाइन के साथ पीछे की तरफ आप एक्सटेंड करो। तो देख पा रहे हो कि लाइट अगर ये प्रिज्म बीच रास्ते में नहीं आती तो लाइट इस तरफ से निकल जाता, लेकिन प्रिज्म ऑब्स्टेकल आने के कारण ये लाइट इतने से घूम गया, है ना। तो इसी एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से। इस पॉइंट को आप एक अलग नाम दे दो, पॉइंट T बोल दो। और देखो जरा इस ट्रायंगल PQT को अलग से ड्रॉ कर लेते हैं हम इधर। इस ट्रायंगल PQT को अलग से प्लॉट करके इसके सारे एंगल्स को दिखा दे। ये वाला एंगल का वैल्यू कितना होगा जरा बताओ। ये वाला पूरा एंगल I1 का है, तो वर्टिकली अपोजिट होने के कारण ये पूरा का पूरा एंगल I1 का ही होगा, जिसमें R1 इतने को बोल रहे हो। तो ये वाला एंगल आपका I1 माइनस R1 होगा। उसी ढंग से ये वाला जो एंगल है ये आपका E माइनस R2 होगा, है ना। इन दोनों एंगल्स को वहाँ पे दिखा दो आप। इस एंगल का वैल्यू I1 माइनस R1, इस एंगल को आप बोल रहे हो E माइनस R2, और इस एंगल को बोल रहे हो एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। तो देखो तो 9th में आप एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पढ़े होगे
कि एक ट्रायंगल के दो इनसाइड एंगल का सम जो होता है वो अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे उस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी थ्योरम का यूज करके आप लिख सकते हो कि इन दोनों एंगल्स का सम, दैट मीन्स I1 माइनस R1 प्लस E माइनस R2 इज इक्वल टू द अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, दैट मीन्स डेल्टा। दिस इम्प्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस E माइनस R1 प्लस R2। देखो आप R1 प्लस R2 मतलब दोनों रिफ्रैक्टिंग एंगल का सम पहले ही प्रूफ कर रखे हो कि एक प्रिज्म के भीतर के दोनों रिफ्रैक्टिंग एंगल का सम हमेशा एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होता है। इस R1 प्लस R2 के बदले आप ये यहाँ से डाल सकते हो। तो यहाँ से एक दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिराइव होकर आ गया कि डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म इज इक्वल टू इंसिडेंस एंगल प्लस इमर्जेंट एंगल माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फिर से वापस इसको यहाँ पे एक साथ लिख लो, डेविएशन एंगल प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म इज इक्वल टू द सम ऑफ इंसिडेंस एंड इमर्जेंट एंगल माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका एक प्रिज्म से रिलेटेड। जो भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे उसमें इन रिजल्ट्स का बहुत ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।